हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज मैं क्या काम करने वाला हूँ आपको सेकेंड मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मतलब आज का क्या है इस चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड वीडियो है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है वो सभी चीजें मैं क्या काम करने वाला हूँ यहाँ पे प्रॉपरली आप प्रॉपर वॉइस में मतलब एक तरह से पैटर्न में क्या क्या इनका मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स का मतलब क्या, इनके क्या इंपॉर्टेंस, अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे जो कि इन्होंने कवर अप किए थे, जो कि बाकी सारे जैसे कि डोबरनियर और हमारे एक और इसका क्या नाम है न्यूलैंड ऑक्टेव, इन्होंने इन दोनों ने प्रॉपरली अपने पीरियोडिक टेबल में नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे डमित्री मेंडलीव, इन्होंने क्या काम कर किया था, पीरियोडिक टेबल इन्होंने भी बताया था। आपको पता है कि जैसे कि उन लोग ने भी किसके बेसिस पे उनका जो फंक्शनल पॉइंट क्या था, एटॉमिक मास। इसी तरह से मेंडलीव ने भी अपना स्टैंडर्ड क्या लिया, इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए एटॉमिक मास ही लिया था। ओके, मेंडलीव पीरियड ने किसके ऊपर कंसीडर किया था, फंक्शन का फंक्शनल प्रॉपर्टी एलिमेंट। देखिए, मेंडलीव considered the fundamental property of element, namely the atomic masses. Standards are arranged 63 elements known। ठीक है, मतलब टोटल 63 एलिमेंट ही उस समय पे मतलब पता थे, मतलब डिस्कवर किया गया था। उनको ये भी पता था कि ये सारे एलिमेंट्स सिर्फ 63 नहीं है, उससे आगे भी हमें एलिमेंट्स नेचर में मिलेंगे। इसके वजह से उनके जो पीरियोडिक टेबल में वैकेंट स्पेस भी, खाली जगह भी उन्होंने रखा है। तो ये सभी चीजें सिर्फ एटॉमिक मास, जैसे कि आपने डोबरनियर न्यूलैंड ऑक्टेव का पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने वीडियो में बताया है कि जिस तरह से इसी तरह से इन्होंने भी एटॉमिक मास भी किया है, लेकिन सिर्फ एटॉमिक मास को लेकर कंसीडर नहीं किया है, इसके डेंसिटी को लिया है, इसके टेम्परेचर, इसके बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इसका सभी चीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका केमिकल प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टीज को उन्होंने क्या काम किया, कंसीडर किया है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को भी इन्होंने क्या काम किया है, अंडर कंसिडरेशन में लेने के बाद ही क्या काम किया, इन्होंने इसका अरेंज किया। सबसे पहले 63 एलिमेंट्स का इन्होंने क्या काम किया, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया। प्रॉपर ऑर्डर में इन्होंने अरेंज करने के बाद, तो इन्होंने ये किसके बेसिस पे अरेंज किया था, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया। ओके, मतलब जैसे कि किस हिसाब से अरेंज किया था, एटॉमिक मास इनका, क्योंकि मेन फंक्शनल पॉइंट क्या था, फंडामेंटल पॉइंट था कि एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बेसिस पे सारे एलिमेंट को क्या काम किया, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया। प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो हैवियर मेटल थे उन्हें क्या काम किया, लास्ट में रखा, जो लाइटर थे वो फर्स्ट में रखा। मतलब जैसे जैसे इंक्रीज होते गए उस ऑर्डर में उन्होंने रखना स्टार्ट किया, सबसे लाइटर, उससे हैवियर, उससे हैवियर, उससे हैवियर, इस ऑर्डर में क्या काम करते गए उन्होंने, सारे एटम मतलब 63 एलिमेंट्स को जो उनके थे, वो सारे के सारे 63 एलिमेंट्स को अरेंज प्रॉपरली किया है। ओके, और ये किस पे, सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं किया था एटॉमिक मासेस, और इस बेसिस पे किया था उसके हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के बेसिस पे। अगर आप बोलेंगे सर हाइड्राइड्स क्या होता है, तो हाइड्राइड्स का मतलब ये होता है कि वो हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्डिंग करते हैं, कितने बॉन्डिंग करते हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि HCl आपको पता है ना, क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड करता है। इसी तरह से अगर आप मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ क्या काम करेगा, वो मेटल है, तो हाइड्रोजन के साथ नहीं क्लोरीन के साथ करेगा। इसकी तरह से मतलब हाइड्राइड ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्डिंग करता है, इसके बेसिस पे इन्होंने क्या काम किया, अरेंज किया है। ओके, अभी इनका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो फंडामेंटल जो उसकी प्रॉपर्टीज थी, फंक्शन थे पीरियोडिक टेबल के, वो क्या थे, एटॉमिक मासेस थे। उन्होंने, जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, इस टेबल में आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहली बात, ग्रुप्स एंड सीरीज। देखिए क्या काम किया है, द वर्टिकल कॉलम इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज ग्रुप। वर्टिकली मतलब क्या होता है, वर्टिकली का मतलब होता है वो सब ग्रुप्स है। ओके, ग्रुप वर्टिकली है, और हॉरिजॉन्टली को क्या बोला जाता है, पीरियड। हॉरिजॉन्टली मींस दिस डायरेक्शन। ओके, तो टोटल देखिए, फर्स्ट, सेकंड, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं टोटल, 1 2 3 4 5
6 7 8। तब क्या हो गया, इन्होंने क्या काम किया, ग्रुप इस ऑर्डर में बनाए थे। और देखिए, द वर्टिकल कॉलम इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। वर्टिकली आपको पता है किसे बोलते हैं, एस, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन को हम लोग वर्टिकली बोलते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, ग्रुप। तो ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप्स है। ओके, 1 to 10 जो दिया गया है यहाँ पे सीरीज आपको दिखा है, सीरीज का डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पे, सारे के सारे क्या है, ये सभी ग्रुप्स हैं। और वर्टिकली क्या है, पीरियड्स है। ओके, इस तरीके से जो दिया गया है वो सभी के सभी क्या है, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब हमारा स्लीपिंग पोजीशन जो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली बोलते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली क्या है, पीरियड। उसके बेसिस पे जो भी एलिमेंट्स उनको पता थे, उन सभी को एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने अरेंज किया था, वो सारे के सारे यहाँ पे टेबल में दिया गया है। और ये टेबल आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि आप इसे ड्रॉ करो, बस आपको समझाने के लिए उनका पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता था क्या है, क्योंकि ये प्रॉपरली करेक्ट तो है नहीं, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब जो आज इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो वो पीरियोडिक टेबल है नहीं है। इसके लिए मतलब इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स रहेंगे, इसकी वजह से इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई याद करता है। ओके, बस इसको आपको फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे R2O दिया है ना, R क्या है आपका, जो एलिमेंट्स है, O मतलब ऑक्साइड, O फॉर ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्डिंग कर रहा है, कितने ऑक्सीजन के साथ। देखो यहाँ पे R2O3, ठीक है, RH4 मतलब ये हाइड्राइड से ऑक्साइड से, हाइड्राइड ऑक्साइड बेस पे ये सभी जहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 लिखा है, ये सभी चीजों के, ओके, ग्रुप नंबर 1 तो ग्रुप नंबर जैसे कि ये हो जाता है, तो ग्रुप के बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया था। ओके, अब ये तो अभी यहाँ पे हो गया है किसके बारे में, मेंडलीव के बारे में हो गया। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ना अगर आप देखेंगे, थिंक अबाउट इट दिया गया है। ओके, देयर आर सम वैकेंट प्लेसेस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो क्या है, मेंडलीव पीरियड के में क्या है, सब कुछ वैकेंट पोजीशन दिया गया है। ओके, तो वैकेंट स्पेस जो दिया है, वैकेंट का मतलब क्या हो जाता है, खाली, मतलब उसके जगह पे कुछ भी नहीं, स्पेस कुछ भी वहां पे फिल नहीं किया गया है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल ऐसा है। इन सम ऑफ दिस प्लेसेस द एटॉमिक मास आर सीन इन द प्रेडिक्टेड, मतलब अगर आपको कोई खाली चीज अगर जगह मिले, मतलब कोई चीज अगर प्रॉपर पैटर्न में अगर अरेंज किया जाएगा, तो उसके बीच में क्या आने वाला है, अप्रोक्सीमेट, लगभग आप क्या काम कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो प्रेडिक्शन के लिए इनका बहुत हेल्पफुल था, ठीक है। तो इनके लिए बहुत अच्छा काम किया कि इससे कोई भी इजीली, मतलब उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया आगे वाले जो एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं किए गए हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन क्या काम कर सकते हैं, वो पता लगाया जा सकता है। वो कौन से ग्रुप में रहेगा, कौन सा पीरियड में रहेगा, उसका एटॉमिक मास कितना रहेगा, ये सभी चीजें क्या काम किया जाएगा, पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट का क्या बोला है, देखिए, up due to the uncertainty in their name of the some elements, question mark included before the symbol in the Mendeleev periodic table. What are such symbol, मतलब उन्होंने क्या काम किया था, मेंडलीव पीरियड ने, जैसा कि आपने फर्स्ट पॉइंट में देखा, उसको तो उन्होंने प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, जो कि डिस्कवर नहीं हुआ है। तो वहां पे मतलब क्वेश्चन मार्क्स अराइज हो जाता है कि जो एलिमेंट न्यू आएगा, ठीक है, तो उसके सिंबल्स क्या रहते हैं, ठीक है, और उस सिंबल्स क्या क्या रहेंगे, उन्हें प्रेडिक्ट कैसे किया जाए, या फिर उसका नाम नाम उसका कैसे दिया जाए, ठीक है। हर एलिमेंट्स का नेम दिया जाता है, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज आपको कोई जानता है, किसके बेसिस पे जानता है, आपका नाम है, ठीक है, पर्टिकुलर नेम की वजह से आप पहचाने जाते हो। इसी तरह से हर एक डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट नेम रहेगा, तो वो सभी क्या गया, नॉमेनक्लेचर्स उसके दिए गए थे। ओके, तो नॉमेनक्लेचर क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे इसी चैप्टर्स में आपको है। ओके, अभी हम मेंडलीव देखिए, उसके बाद क्या है, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स का मतलब क्या हो जाता है, उसके इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जिसके बेसिस पे मेंडलीव पीरियोडिक ने क्या काम किया था, इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक ने ये क्या काम किया, एकदम प्रॉपर मेथड से सारे एलिमेंट्स, मतलब जो इंफॉर्मेशन जैसे न्यूलैंड ऑक्टेव ने किया था, फिर उसके बाद डोबल ट्राइड्स किया था, बाकी सारे जो साइंटिस्ट किए थे, जो भी इंफॉर्मेशन, एटॉमिक मास, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, उसके सारी चीजें, फ्रीजिंग पॉइंट, ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बेसिस पे उन्होंने लिया, ठीक है। और ये सारी चीजों को क्या काम किया, मॉडर्न, जैसे कि आप जानते हैं कि मेंडलीव
डबल नियट्राइड्स उन सब के बाद आए थे, ठीक है। बाद में आने के बाद उन्होंने डिस्कवर किया है, जब बाद में डिस्कवर किया है तो उसका मतलब उस समय पे टेक्नोलॉजी क्या थी, एडवांस हो गई थी, मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्या हो गए थे, एडवांस हो गए थे। इसीलिए पुराने मेथड मतलब जो जो उनका था वो सभी चीजों को यूज करके उसको प्रॉपरली क्या काम किया, एग्जामिन किया, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसको क्लासिफिकेशन किया है। ओके, तो क्लासिफिकेशन करते समय उन्होंने क्या क्या एलिमेंट्स के मेंडेलिव पीरियड ने एटॉमिक मासेस बेसिस पे किया था। ओके, तो उनके पहला सबसे पहला अगर मेरिट्स देखेंगे तो क्या है, चलिए अभी सारे मेरिट्स क्या है वो सभी हम लोग पता लगा लेते हैं। तो उनके ये सारे मेरिट्स हैं। ओके, मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के मेरिट नंबर 1। ओके, तो क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वेर रिसीव्ड सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल इन अकॉर्डिंग विद देयर प्रॉपर्टीज। मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उनके जो प्रॉपर्टीज उनकी अच्छाइयां थी उसके बेसिस पे सारे एलिमेंट्स जो थे उसको प्रॉपरली अरेंज किया, और उन्होंने सारे मतलब जो जो डेटा उनके पास अभी तक कलेक्ट किए थे पुराने, वो सारे उन्होंने एग्जामिन किए थे। मतलब अगर उसके अंदर कुछ गलतियां रहेंगी उसे भी मतलब करेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि क्या काम किया जाए, बेरिलियम जो था क्या काम किया गया था, 14.09 एटॉमिक मास पहले पता था। डोबनियर ट्राइड्स ने उन्होंने क्या काम किया था, बेरिलियम को बाद में रख दिया था और बोरॉन को क्या काम कर दिया था, पहले रख दिया था। ओके, तो इसके वजह से क्या हुआ कि बोरॉन का उस समय एटॉमिक मास कम पता था और बेरियम का ज्यादा पता था, लेकिन एक्चुअल में ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने क्या काम किया, बाद में फिर से रीचेक करके अरेंज कर रहे थे, तो रीचेक करके अरेंज करते समय उनको बेरियम का क्या एटॉमिक मास 14.09 के बजाय 9.4 मिला। ओके, उन्होंने करेक्ट वैल्यू क्या मिला, उन्हें 9.4 मिला है। इसके वजह से उन्होंने बेरियम को पहले रखा, बाद में बोरॉन को रखा। ओके, जिसकी वजह से एक ये मेरिट हुआ कि जो मेंडलीव मतलब डोबनियर ट्राइड्स में जो फॉल्ट थी उसे क्या काम किया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उसे करेक्ट कर दिया गया। ओके, अभी हम लोग क्या काम करते हैं, सेकंड सेकंड मेंडलीव पीरियोडिक का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उन्होंने मतलब किया था जो अभी, कि आपको ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे प्रेडिक्टेड थे, प्रेडिक्ट किया जा सकता था। क्यों, क्योंकि उन्होंने जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, जब उनको लगा कि इन दोनों के बीच में मास डिफरेंस था, ठीक है, तो उन्होंने क्या काम किया था कि एटॉमिक मास बेसिस पे और प्रॉपर्टी बेसिस पे अरेंज कर रहे थे। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स के लिए बॉक्सेस क्या हो गए, खाली एम्प्टी छूट गया, क्योंकि उसका एलिमेंट का मतलब प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा था, ना ही एटॉमिक मास वहां तक का रेंज में आ रहा था। ठीक है, तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या काम किया, ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिया, और जो ब्लैंक स्पेसेस थे उनके एलिमेंट्स के उन्होंने क्या नाम रखे, उनको नेम्स मिला एक्का बोरॉन, एक्का एल्युमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन। ओके, तो देखिए, ओके, तो उन्होंने क्या काम किया था, एक्का बोरॉन, एक्का एल्युमिनियम, एक्का सिलिकॉन, ये तीनों क्या काम किए थे, उन्होंने नेम दिए थे। देखिए, एक्का बोरॉन, एक्का एल्युमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन, ये सभी जो दिए थे, तो उसके नेबरिंग एलिमेंट। ओके, जो ये नेम मैंने बताया आपको, ये सारे के सारे जो नेम्स है ये किसके बेसिस पे दिया था, उनके एडजेसेंट एलिमेंट, जैसे कि सिलिकॉन, मतलब इन्होंने जो पाया था सिलिकॉन, मतलब इनके बगल में जो स्पेसिंग नेबरिंग स्पेसेस थे उसके बेसिस पे एटॉमिक मास ये सभी का प्रेडिक्शन किया था। उसके बेसिस पे इन्होंने क्या काम किया, एडजेसेंट प्लेसेस पे जो खाली जगह था उसके ऊपर नेमिंग दिया, एक्का बोरॉन, ये सभी सभी चीजें, ठीक है। और उसके बगल में जो ब्लैंक स्पेस था उसके एटॉमिक मास भी इसके हिसाब से प्रेडिक्ट किया, जैसे कि एक्का बोरॉन का कितना 44, एक्का एल्युमिनियम का 68, एक्का सिलिकॉन का 72। ओके, अब बाद में जब ये रिसर्च किया गया, मतलब बाद में जब ये फाइंड किया गया, तो पता चला कि हाँ, ये जो एलिमेंट्स के ब्लैंक स्पेसेस दिया गया जिसे प्रेडिक्ट किया है वो कौन से है, स्कैंडियम है, जर्मेनियम है एंड देखिए गैलियम है और जर्मेनियम है। ये सारे क्या है रिस्पेक्टिवली, मतलब एक्का बोरॉन जो है वो क्या है, स्कैंडियम है, एक्का एल्युमिनियम जो है वो क्या है, गैलियम है, और एक्का सिलिकॉन जो है उसे हम लोग क्या अभी जो फाउंड आउट किया गया उसका क्या है, जर्मेनियम है। और उसके क्या है, यहाँ पे सिम्बॉल्स दिया गया है, जैसे स्कैंडियम का SC, गैलियम का GA, जर्मेनियम का GE। ये सभी चीजें क्या हुआ, जब फाउंड आउट हुआ गया है तब जाके
ये हुआ, तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, एडवांटेज हुआ। मतलब क्या, जब न्यू एलिमेंट फाउंड आउट होंगे तो उनके लिए जो खाली स्पेसेस है उसको वहां पे फिल अप कर दिया जाएगा, मतलब पीरियोडिक टेबल में क्या हो जाएगा, कोई चेंजेस आएगा क्या, नहीं। तो ये भी एक खासियत है। मतलब जो रॉन्ग था, पहला क्या था, जो रॉन्ग था उसको करेक्ट किया गया। सेकंड ये था जो कि फाउंड आउट किया गया, उसके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया, तो वहां पे क्या काम किया उन्होंने, पुट कर दिया। ये क्या हो गया, सेकंड एडवांटेजेस हो गया। अभी हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए अगर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, एटॉमिक मास जो था एक का एल्युमिनियम का और गैलियम का, देखिए एक का एल्युमिनियम और गैलियम क्या था, मतलब सेम ही था, ठीक है। तो एक का एल्युमिनियम का मास कितना था, 68, और देखिए उसका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेट लगभग तो उतना ही आया, 69.7। ओके, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डेंसिटी 5.9 डिसाइड वो प्रेडिक्ट किया गया था, और आया कितना, 5.94, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या था, लो था, और यहाँ पे भी देखिए 13.2, मतलब 13.2 डिग्री सेल्सियस कमी है। ओके, अब फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड मतलब ECl, एक्का एल्युमिनियम को सिंबल क्या था, ई था, इसलिए ECl3 था। और यहाँ पे देखिए गैलियम का भी क्या हुआ, गैलियम का भी GaCl3, Cl क्या है, क्लोरीन है। ओके, तो Cl3, इसके बेसिस पे सारे के सारे अगर बोला जाए तो प्रॉपर्टी सब के सब इक्वली, मतलब सेम मिले, ज्यादा चेंजेस मिला नहीं, मिला तो बहुत माइन्यूट चेंजेस मिला, जिसके वजह से क्या हुआ कि इसको जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था इसे फास्टली तुरंत क्या काम किया, एक्सेप्ट कर लिया गया। वही पॉइंट को क्या काम किया, थर्ड में बताया गया है। जैसे कि नोबल एलिमेंट्स, नोबल एलिमेंट्स आपको पता है कौन से एलिमेंट्स को बोला जाता है। ओके, नोबल एलिमेंट जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाया गया था तब फाउंड आउट नहीं किया गया था, ठीक है, फाइंड नहीं किया गया था। तो जब फाइंड आउट किया गया तब उसको क्या काम किया, उसे प्रॉपरली एक नया ग्रुप दे दिया गया, और नए ग्रुप को कि नाम क्या किया, जीरोथ ग्रुप बोला गया। ओके, जीरोथ ग्रुप में सारे के सारे जो नोबल एलिमेंट्स थे उन्हें रख दिया गया। अगर कोई बोलेगा नोबल एलिमेंट्स क्या होते हैं तो उसे बोला जाता है प्योर, ठीक है। प्रॉपरली वो प्योर रहते हैं, किसी के साथ रिएक्शन में नहीं जाते। जैसे गोल्ड सिल्वर जानते हो, तो क्या होता है, किसी के साथ रिएक्ट करता है क्या, नहीं, मतलब प्योर हमेशा रहता है ना, रस्ट कभी खाता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या काम किया, गोल्ड की तरह इसको भी एक नोबल मेटल की तरह, मेटल है नहीं, नोबल एलिमेंट्स को क्या काम किया, उसके बेसिस पे अरेंज कर दिया नए ग्रुप में, उसको सारे को रख दिया, और प्रॉपरली उस नए ग्रुप में क्या हो गए, वो फिट हो गए। इसके लिए क्या काम किया गया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट कर लिया गया, जब इसको क्या काम किया गया, सभी जगहों पे रखा गया, ठीक है। अभी इनके बोला जाए तो आपको आइसोटोप्स के बारे में, यूज योर ब्रेन पावर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्लोरीन का आपको एटॉमिक मास पता होगा कितना है, 35 पे। ओके, और लेकिन अगर एटॉमिक मास बोला जाएगा ना, एटॉमिक मास 37 भी है, किसका, क्लोरीन का। तो ये सभी चीजें क्या जानते हो, आइसोटोप्स होते हैं। ओके, आइसोटोप्स का मतलब इसके अंदर जो डिसएडवांटेजेस है इसके बारे में बताया गया है, लेकिन ब्रेक पावर में मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि आइसोटोप्स का मतलब ये होता है जिसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेम रहते हैं, बस उसके अंदर उसका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो रहता है आपको पता है, प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, ये तीनों एलिमेंट्स मिलके क्या बोलता है, एटम बनता है। इसके बेसिस पे क्या काम किया जाता है, तो उस एटॉमिक मास भी उसके हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। उसके उसका मास भी न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड रहता है, प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड रहता है, इलेक्ट्रॉन के। लेकिन जब न्यूट्रॉन का नंबर, मतलब एटम अगर इंक्रीज हो जाए, न्यूट्रॉन का लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वही चीज को क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मासेस, इसीलिए उसका एटॉमिक मास क्या है, 35 भी है, 37 भी है। तो यही उनको डिसएडवांटेजेस हुआ कि एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग मासेस है, तो उसको किस तरीके से अरेंज किया जाए। ओके, क्योंकि ये किस बेसिस पे कर रहे थे, एटॉमिक मासेस के बेसिस में, 35 37 में दो मास, दो का डिफरेंस है, टू का डिफरेंस है, इसकी वजह से इनको अलग पोजीशन पे देना चाहिए। अगर मास के बेसिस पे कर रहे हैं तो ये भी क्या हुआ, एक तरह से उनका डिसएडवांटेजेस है। ओके, तो उनके मैं क्या काम करने वाला हूँ, मेरिट्स, मतलब मेरिट्स तो मैं बता चुका हूँ, अभी उनके सारे के सारे जो 4 डीमेरिट्स हैं वो सभी चीजें बताने वाला हूँ। जैसे कि देखिए सबसे पहला डीमेरिट्स क्या है, ठीक है, तो होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम, therefore there was ambiguous regarding the sequence of Mendeleev periodic table। मतलब क्या,
कोबाल्ट का और निकल का एटॉमिक मास जो था अप्रोक्सीमेटली सेम था, इसलिए उनकी में क्या हो गया, प्रॉब्लम अराइज हुआ कि उनको कौन सा पोजीशन देना चाहिए। उन्होंने क्या काम किया, दोनों के दोनों एलिमेंट को एक ही पोजीशन पे, एक ही प्लेस पे दोनों को एक साथ ही रख दिया, एक ही बॉक्स के अंदर। ओके, तो ये क्या हो गया, एक तरह से डिसएडवांटेजेस हुआ। फिर हर एलिमेंट अपना एक यूनिक प्रॉपर्टी दिखाता है, तो वो मासेस के बेसिस पे कर रहे थे, लेकिन उनको प्रॉपरली क्या काम करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। हर एटम को क्या होना चाहिए, अपना एक पोजीशन मिलना चाहिए। तो ये उनका क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस हुआ। अब सेकेंड अगर डिसएडवांटेजेस बोला जाए, जैसे कि मैंने आइसोटोप्स के बारे में बोला गया था, जैसे कि पहले तो हमें सिर्फ एटम ही पता थे, उसके आइसोटोप्स पता नहीं थे। जैसे जैसे उसके आइसोटोप्स भी हमें मिलते गए, तो उसका अरेंजमेंट में, उनको अरेंजमेंट करने के लिए भी क्या हुआ, डिफिकल्टी हुआ। उन्होंने प्रॉपरली उन्हें क्या काम किया, अरेंज नहीं कर पाए थे। ओके, तो ये भी क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया कि उस एटम को पोजीशन कहाँ पे देना है, ये उनके लिए क्या हो गया, एक तरह से डिफिकल्ट टास्क हो गया। अभी उनके लिए क्या हो गया, थर्ड, when elements are arranged in increasing order of atomic masses, rises atomic mass does not appears to be uniform. It is not possible, therefore it is predicted how many elements could be discovered between two having elements, heavier elements। ठीक है, अगर बोला जाए कि पहले जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था उसके बेसिस पे, किसके, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे कर रहे थे। अगर पहले वाला एलिमेंट का मास क्या है, लाइटर है, और दूसरा एलिमेंट का बहुत हैवियर है, तो इसका मतलब उसके बीच में कुछ, मतलब जो एवरेज कुछ यूनिफॉर्म नहीं मेंटेन हो रहा है ना। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, मतलब कुछ मासेस का डिफरेंस क्या रहता है, कुछ फिक्स रहता है कि हाँ लगभग इतना ही का ही डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा अप्रोक्सीमेट, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो फिट नहीं हो रहा था, और उनके माइंड में डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन से, मतलब कितना वैकेंट स्पेस छोड़ा जाए कि उस सारे एलिमेंट को वहां पे क्या कम किया जाए, रखा जा सकता है। इसकी वजह से उनको भी ये वैकेंट स्पेस रखने में उनको प्रॉब्लम अराइज हुआ था। ठीक है, कुछ वैकेंट स्पेसेस तक ही उनके अच्छे थे, लेकिन सारे वैकेंट स्पेसेस के लिए वो नहीं डिसाइड कर पाए, तो ये उनका क्या हो गया, एक तरह का डिसएडवांटेजेस हो गया। अभी उनका फोर्थ डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सभी किसके बेसिस पे है, हाइड्राइड्स के बेसिस पे है। ओके, हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के ऊपर होता है। तो हाइड्रोजन ग्रुप जो रहता है ना, वो क्या था, फर्स्ट ग्रुप और ग्रुप नंबर 7, ये दोनों के साथ मैच करता था। मतलब हाइड्रोजन क्या काम करेगा, अगर बोला जाए तो वो कभी कभी मेटल की तरह, तो कभी कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करता रहता है। ओके, हाइड्रोजन क्या काम किया, अगर हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ भी अटैच करोगे तो क्या हो जाएगा, HCl बना देता है। सोडियम के साथ भी अटैच करता है, दोनों के साथ कितना बॉन्डिंग करता है, अगर सोडियम क्या करेगा, NaH कर देता है। पोटेशियम का मतलब, सोडियम अगर देखेंगे, सोडियम कितना बॉन्डिंग करता है, एक। हाइड्रोजन भी बॉन्डिंग कितना करता है, एक। सोडियम के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करता, मेटल मेटल है। सोडियम कितना बॉन्डिंग करेगा, एक। पोटेशियम भी कितना करता है, एक ही करता है। एक कौन से है, ग्रुप नंबर 1 के है। ओके, इसी तरह से हीलियम भी क्या काम, मतलब हीलियम नहीं, हाइड्रोजन भी कितना बॉन्डिंग करता है, सिर्फ एक ही बॉन्डिंग करता है। और सिमिलरली ग्रुप नंबर 7 में जो कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सभी चीजें, आयोडीन है, स्टेटस्टीन आता है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये क्या काम करते हैं, ये सारे भी एक एक ही बॉन्डिंग करते हैं। ओके, तो इसके हिसाब से उनको प्रॉब्लम हुआ कि हाइड्रोजन को पोजीशनिंग कौन सा देना चाहिए। उन्होंने एक फिक्स बता नहीं पाया कि फर्स्ट ग्रुप में आएगा कि 7th ग्रुप में आएगा। उन्होंने प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं देने की वजह से क्या हो गया, ये उनका डीमेरिट्स है। उन्होंने क्या किया, मैं डायरेक्ट फर्स्ट ग्रुप में डाल ही दिया। ओके, अल्कली मेटल, जैसे कि अल्कली मेटल है, अल्कली अर्थ मेटल है, तो इसमें अल्कली मेटल में उन्होंने इसे डाल दिया है। बाकी सारे क्यों अल्कली मेटल में डाले हैं, वो उन्होंने क्या काम किया, इसका आंसर प्रॉपर्ली दे नहीं पाए थे। ओके, तो ये सारे के सारे क्या थे, उनके डीमेरिट्स थे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या है, यूज योर ब्रेन पावर में ये सिर्फ बताया गया है उसके हाइड्राइड्स। जैसे कि आपको पता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ सिलिका ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये सारे के सारे मतलब ऑक्साइड के बेसिस पे कैसे कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेंगे, ये आपको अपना ब्रेन पावर यूज करके करना है। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आता होगा, आपको इसका आंसर चाहिए रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो मैं आपको इसका क्या काम करूंगा, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। ओके, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आज का टॉपिक यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।